सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। उसके आगे हम लोग देखते हैं गर्भधारण की उपयुक्त परिस्थितियाँ, फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए कौन कौन टाइमिंग होती है वो उपयुक्त होती है, उसको देखते हैं। तो जब कॉप्यूलेशन होता है उसके हमेशा गर्भधारण या निषेचन नहीं होता है ना। कॉप्यूलेशन के बाद क्या होगा, गर्भधारण जो होता है या फिर निषेचन की क्रिया हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ निश्चित परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। जो कैसा होता है, ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास अंडोत्सर्ग का ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। तो और अंडाणु की जो सामान्य आयु होती है 24 से 48 घंटे होती है ना। जो अंडाणु की जो आयु होती है, सामान्य आयु, वो 24 से 48 घंटे की होती है। यदि इसके निर्माण के 48 घंटे के भीतर ही निषेचन नहीं होता है तो इसके निषेचन की क्षमता जो होती है वो नष्ट हो जाती है, मतलब फेवरेबल टाइम नहीं होगा। इसी प्रकार शुक्राणु की जो आयु होती है 48 आवर्स से 72 आवर्स होता है, 48 से 72 घंटे की होती है। इस कारण यदि इनके स्खलन के 72 घंटे के अंदर अगर निषेचन ना हो तो ये भी नष्ट हो जाते हैं, मतलब स्पर्म भी नष्ट हो जाएगा, एग भी नष्ट हो जाएगा। तो क्या गर्भधारण हो पाएगा? नहीं ना। इसलिए क्या होता है, निषेचन या गर्भधारण के लिए आवश्यक है ऋतुस्राव के 14वें दिन के आसपास या 11वें से 18वें दिन के अंदर के ओव्यूलेशन की क्रिया अनिवार्य रूप से हो। दूसरा है, फैलोपियन नलिका में किसी प्रकार की सूजन नहीं होनी चाहिए। सूजन होने से, स्वेलिंग होने के कारण क्या होता है, अंडाणु जो होता है वो अंडवाहिनी में नहीं प्रवेश कर पाता है और फलता गर्भधारण नहीं होता है। फैलोपियन नलिका तथा गर्भाशय किसी भी प्रकार के संक्रमण से मुक्त होने चाहिए। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, सीमेन में स्वस्थ एवं सक्रिय शुक्राणु होने चाहिए। मतलब क्या होता है, ये एक्टिवेटेड होना चाहिए। इनमें क्या होना चाहिए, सामान्यतः एक बार के स्खलन में 20 करोड़ से अधिक जो होते हैं स्पर्म जो होते हैं वो देखा गया है, जबकि स्खलन से 6 करोड़ से कम शुक्राणु होने पर निषेचन नहीं हो पाता है। जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इतना हो गया आपका क्या बोलते हैं, गर्भधारण के लिए फेवरेबल टाइम का क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट, स्तन एवं दुग्ध ग्रंथियां, ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्तन एवं दुग्ध ग्रंथियां, ब्रेस्ट एंड मेमोरी ग्लैंड। सोने पर पाए क्या बोलते हैं, स्तनों पर पाए जाने वाले जो उभार होते हैं उसको, ब्रेस्ट पर जो उभार पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्तन पाए जाते हैं। ये क्या होता है, जो मेल्स होते हैं उनमें प्राइमरी स्टेज में होते हैं, ठीक है, लेकिन जो फीमेल्स होते हैं उसमें मैच्योर, मतलब उसमें विकास पाया जाता है, वो विकसित हो जाते हैं। इनका प्रारंभिक विकास जो होता है वो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन्स होता है उसके माध्यम से होता है। गर्भधारण के समय उपयुक्त हार्मोन के अधिक के कारण पूर्ण आकार ग्रहण कर लेते हैं। जब क्या होता है, गर्भधारण जब होता है ना तो क्या होता है, वो पूर्ण आकार प्रारंभ कर लेता है, पूर्ण आकार जो होता है वो बना लेता है। शिशु जन्म के तुरंत बाद ही पीयूष की जो अग्रपाली होती है, पीयूष जो ग्लैंड होता है उसकी अग्रपाली होती है, उनमें हार्मोन जो होता है प्रोलैक्टिन के स्रावण से स्तनों में दूध पैदा होने लगता है। जबकि पश्चपाली के हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसे नवजात शिशु जो होता है वो स्तनाग्र को मुंह में लेकर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है, स्तनों से दूध आने लगता है। क्लियर। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, स्त्रियों के स्तन दुग्ध ग्रंथियां, मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं उससे बने होते हैं। जो दुग्ध ग्रंथियां वास्तव में ग्रंथिल कोशिकाओं के पिंड अर्थात ग्रंथिल उत्तक हैं। ग्रंथिल उत्तक कैसे हैं देखते हैं। ये देखो, ये आपका है ग्रंथिल उत्तक, है ना, धागे नुमा संरचना, ग्रंथियों से बना संरचना होता है वो दिखाई दिया। उसके बाद क्या होता है, पिंड अर्थात ग्रंथिल, प्रत्येक दुग्ध ग्रंथि में ग्रंथिल उत्तक, रेशेदार उत्तक होता है और वसीय उत्तक, फैटी टिश्यू पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन में ग्रंथिल उत्तकों के 20 लोब्स उपस्थित होते हैं। प्रत्येक खंड या पिंड कई खंडिकाओं के बने होते हैं, बहुत सारे, देखो लगभग 20 लोब्स होते हैं और लोब्स में लोब्यूल्स भी पाए जाते हैं। और ये जो खंडिकाएं होती है वो एल्वियोलाई के गुच्छकों के बनी होती है। कुपिकाओं के गुच्छे को खंडिकाओं में क्या खुलते हैं, ये खंडिकाएं जो होती है अर्थात छोटे ग्रंथिया से मिलकर बड़ी स्त्रावी सीनस जो बोलते हैं इसको कोटर बोलते हैं, उनमें कोटर बनाती है, ठीक है। तो इन कोटरों में दुग्ध को एकत्रित किया जाता है। ये कोटर सक्रिय नलिकाओं द्वारा क्या करता है, स्तन की 10 घुंडी निप्पल जो होता है उसकी त्वचा पर खुलते हैं ना, जो रेशेनुमा संरचना होता है उसको क्या होता है, कोटर जो होता है वो क्या होता है, निप्पल्स में आकर खुलते हैं। इसके क्या होता है, रेशेदार उत्तक जो होता है वो ग्रंथिल उत्तक तथा नलिकाओं को सहारा देते हैं, जबकि वसीय उत्तक जो होता है वो ग्रंथियों की सतह एवं खंडों पिंडों के बीच उपस्थित रहकर स्तनों को आधार और आकार प्रदान कर देते हैं, ठीक है।
एरियोला जो होता है वो क्या होता है, मिड में स्थित होता है। एरियोला से क्या होता है, गहरे रंग का होता है। ठीक है, इस सतह पर क्या पाया जाता है, इस स्तर पर सीबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। इस स्थान पर सीबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, मोंटोगोमेरी नलिकाएं कहते हैं। इसका जो क्या होता है, गर्भावस्था के समय जब स्तनपान होता है तब क्या होता है, वो उसको चिकना बनाए रखता है। जो सीबेसियस ग्रंथियां जो सिक्रेट करती है उसके माध्यम से वो चिकना बनाए रखता है। और दुग्ध ग्रंथियों के हार्मोन के प्रभाव के कारण केवल गर्भावस्था में ही सक्रिय होती है और शिशु के जन्म के समय दुग्ध स्त्रावण करती है, उससे पूर्व में नहीं करती है। क्लियर। ये देखो, ये है आपका स्तन का वो जो है, स्त्री के स्तन की संरचना जो है वो है, ये कनेक्टिंग टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। फिर सेक्शन ऑफ लोब्स पाए जाते हैं। कितने, 20 लोब्स पाए जाते हैं, उनमें लॉब्यूल्स उपस्थित होते हैं, ये लोब हैं। फिर फैटी जो होता है, फैटी संरचना होता है, फैटी स्टेज होता है। फिर क्या है, इसमें लैक्टिफेरस डक्ट पाया जाता है, कहाँ पे, निप्पल्स में। और लैक्टिफेरस सीनस जो होते हैं वो निप्पल्स में आकर खुलते हैं। जो क्या होता है, एरिकोला, जो एरिकोला मतलब क्या हो गया, जो डार्क सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एरिकोला बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वहां से दुग्ध का सिक्रेशन होता है। क्लियर। फिर है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ साइकिल चेंजेस इन ओवेरीज एंड यूरेट्रस। ठीक है, यूट्रस, अंडाशय तथा गर्भाशय के जनन चक्र पर हार्मोन्स का नियंत्रण। अंडाशय और गर्भाशय का जो जनन चक्र होता है उसमें हार्मोन्स का क्या नियंत्रण होता है। गर्भ रहित महिलाओं को, नॉन प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है, अंडाशय तथा गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तन के जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होता है। इसका स्त्रावण पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, इसका पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट होता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो पहला क्या है, मेन्स्ट्रुएशन, ऋतुस्राव के दौरान एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो काफी कम होता है, काफी कम मात्रा में सिक्रेट होता है। पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफिसिस भाग को FSH तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स तथा ल्यूटिनिंग हार्मोन्स स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है। क्लियर। उसके बाद है ऋतुस्राव के ठीक बाद FSH का बढ़ना तथा कुछ प्राथमिक स्तर प्राइमरी फॉलिकल्स के वृद्धि के लिए उत्तेजित करता है। पुटक कोशिकाओं द्वारा एस्ट्रोजन का भी स्त्रावण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। मतलब जब क्या बोलना चाहिए, ऋतुस्राव चलता रहता है तो दोनों कम होता है। फिर जब ऋतुस्राव कंप्लीट हो जाता है, मेन्स्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाता है, तब क्या होता है, इन लोगों का सिक्रेशन बढ़ने लगता है। फिर ऋतुस्राव के 12वें के दिन या चरम पर होता है। एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि के फलस्वरूप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसकी जब 12 दिन का जब हो जाता है, फिर उसके बाद फाइनल स्टेज में बहुत होता है, उसका सिक्रेशन अंतिम में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। उसके बाद क्या होता है, FSH के स्त्रावण में कमी आती है। इसके विपरीत LH का स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता ही जाता है। 13वें दिन LH का स्तर सबसे अधिक होता है। LH के स्तर के वृद्धि के फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन तथा कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। अतः LH को अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन माना जाता है। अंडोत्सर्ग के 15वें दिन कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, प्रारंभ हो जाता है। लगभग 1 सप्ताह तक इसका स्त्रावण तेजी से बढ़ता है तथा इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। अगले ऋतुस्राव के 3 दिन पहले प्रोजेस्टेरोन स्त्रावण का जो लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है, सिक्रेशन। फिर ऋतुस्राव की अवस्था में भी यह कम स्तर पर बना रहता है। क्लियर। एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निम्न स्तर पुनः पीयूष ग्रंथि को FSH एवं LH के स्त्रावण के लिए उत्प्रेरित करता है और शरीर को अगले ऋतुस्राव के लिए तैयार करता है। किसी महिला द्वारा गर्भ धारण करने की स्थिति में हार्मोनल परिवर्तन कौन कौन से टाइप का होता है देखते हैं। अंडाशय के अंदर कार्पस, अंडाशय जो होता है उसमें कार्पस ल्यूटियम की उपस्थित रहता है तथा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का उच्च स्तर बना रहता है। तो क्या होता है, यदि किस कारणवश प्रोजेस्टेरोन के स्तर में कमी आती है तो गर्भपात, एबॉर्शन का डर होता है। जो क्या बोलना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है ना वो अपने लेवल से अगर कम होता है तो एबॉर्शन की स्थिति, गर्भपात की स्थिति बनने लगती है। निषेचित अंड में विभाजन प्रारंभ हो जाता है। निषेचित जो अंड होता है, फर्टिलाइजिंग अंड जो होता है, उसमें क्या होता है, विभाजन प्रारंभ हो जाता है। यह नीचे की ओर गति करते हुए गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। इस प्रकार गर्भाशय की दीवार से नई पीढ़ी के जीव का विकास प्रारंभ हो जाता है। जो जाइगोट से शिशु के विकास की अवस्था को भ्रूणीय विकास कहते हैं, एम्ब्रायो डेवलपमेंट कहते हैं या फिर एम्ब्रायोजेनी कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन अपने आप में क्या कहलाता है, एक संपूर्ण विज्ञान है। मतलब जो भ्रूण का पूरा जो विकास होता है उसको भी हम लोग एक अलग विज्ञान के रूप में पढ़ सकते हैं। इसे भ्रूणिकी अथवा एम्ब्रियोलॉजी अथवा विकासात्मक जीव विज्ञान, डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, परिभाषा अनुसार यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जाइगोट से वयस्क अवस्था में प्राप्त होने वाले जीवों में
उनके संरचनात्मक तथा क्रियात्मक क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। क्लियर। मानव में प्रजनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ मैन इन मैन। मनुष्य प्रकृति का अधिक विकसित जीव है, मतलब जो प्रकृति में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें से मनुष्य जो होता है वो विकसित जीव होता है, लेकिन इनमें प्रजनन अन्य कशेरुकियों के समानता रखती है। इनकी मूल घटनाएं उन्हीं के समान निम्नवत होती है। युग्मक जनन, रोपण, भ्रूणीय विकास, इनमें निम्न अवस्थाएं पाई जाती हैं। कुछ निम्न अवस्थाएं होती है जिसमें विदलन, ब्लास्टुला का निर्माण, गैस्टुला के 3 जननों का निर्माण, अंग जनन या फिर शिशु का निर्माण, प्रसव या शिशु जन्म, और उसके बाद होता है वृद्धि। इतने सारे स्टेजेस किसमें पाए जाते हैं? मानव के प्रजनन साइकिल में, रिप्रोडक्टिव साइकिल में पाया जाता है। क्लियर। उसके बाद है पहला युग्मक जनन। युग्मक जनन में क्या होता है? जननों, वृषण और अंडाशय में युग्मकों के निर्माण को क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? इसके निर्माण में जननों की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा क्या होता है? वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणु जनन तथा मादा में अंडाणुओं का निर्माण अंडाणु जनन कहलाता है, और दोनों को क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। तो शुक्राणु जनन जो होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, वृषण की शुक्र जनन नलिका जो होती है उसमें जनन कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इस जो शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है उसको शुक्राणु जनन कहते हैं। जो जनन के स्तर की सभी कोशिकाओं में शुक्राणु जनन की क्षमताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ही शुक्राणु जनन करती हैं। ठीक है, उनमें प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहते हैं। यदि इन कोशिकाओं में शुक्राणु जनन की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। पहला है स्पर्म, दूसरा है स्पर्मेटिड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। सर्वप्रथम आदि या प्राथमिक जनन कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित कोशिकाएं बनाती है जिन्हें स्पर्मेटिड्स कहते हैं। यह क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है मल्टीप्लिकेशन स्टेज फेज, ग्रोथ फेज और है मैच्योरेशन फेज। तो गुणन प्रवस्था क्या है? इस प्रवस्था के आदि जनन कोशिकाएं बार बार समसूत्री विभाजन के द्वारा कुछ कोशिकाएं बनाती है जिसे क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। फिर है ग्रोथ फेज। इस प्रवस्था में स्पर्मेटोगोनिया जो होता है भोज्य पदार्थ को एकत्रित करता है और आकार में बड़ी हो जाती है। अब इन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। फिर है मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था। इस प्रवस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट 2 बार विभाजित होता है और क्या कहते हैं? प्रथम विभाजन अर्धसूत्रीय होता है जिससे 2 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। मतलब क्या होगा? 2 अगुणित कोशिकाएं बनेगी, पहला है ना अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, फिर द्वितीय के स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। कुछ समय बाद इनमें द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है जिसके बाद बनी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड कहते हैं। इस प्रकार परिपक्वन अवस्था को पूर्ण होने तक एक आदि जनन कोशिका से 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। फिर स्पर्मेटिड्स का कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। इस अवस्था में गोलाकार स्पर्मेटिड जो होते हैं वो कुछ अचानक हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप पूर्ण विकसित क्या होते हैं? चल शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, मोटाइल स्पर्म्स में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अवस्था को स्पर्मेटिड लंबाई में बढ़ता है। इस अवस्था में जब क्या होता है? स्पर्मेटिड्स जो होता है वो अपने लेंथ में ग्रोथ करता है और इसका सेंट्रोसोम जो होता है वो 2 सेंट्रियोल्स में बढ़ जाता है। सेंट्रोसोल्स कहाँ पाया जाता है? ऐसा पाया जाता है ना। तो क्या होता है? वो 2 सेंट्रियोल में ऐसे दूर जाता है और बढ़ जाता है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है? इसमें एक जो केंद्रक होता है वो थोड़ा दूर चला जाता है। पहले को समीपस्थ तथा दूसरे को दूरस्थ कहते हैं। दूरस्थ से शुक्राणुओं के कशाभिका के विकास के लिए अक्षीय तंतुओं एक्सियल फिलामेंट का विकास होता है। मतलब क्या होता है? जो उसमें जो रेशेनुमा संरचना पाया जाता है, अक्षीय तंतु का विकास होता है, निकलते हैं और शुक्राणुओं में कशाभिका अर्थात पूंछ का निर्माण करते हैं। जो कशाभिका होता है उसका निर्माण यही होता है। स्पर्मेटिड्स के सभी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो वो दूरस्थ सेंट्रियोल के द्वारा चारों तरफ समेकित हो जाते हैं और अक्षीय तंतुओं पर एक आवरण बना देते हैं जो शुक्राणुओं को ऊर्जा देता है। इस आवरण को क्या बोलते हैं? नेमनेकर्म कहते हैं। स्पर्मेटिड का गोल्जी काय जो होता है, स्पर्मेटिड्स का गोल्जी काय जो होता है वो केंद्रक के अग्रभाग पर एक टोप जैसी संरचना एक्रोसोम बना देती है। इस साथ स्पर्मेटिड का जल सूख जाता है और यह हल्का होकर पूर्ण विकसित शुक्राणु के रूप में रूपांतरित हो जाता है। स्तनियों के परिपक्व शुक्राणु जनन नलिका के सर्टोली कोशिकाओं में धंसे रहते हैं और उसी से पोषण प्राप्त करते हैं। क्लियर। ये है प्राइमरी जर्म सेल विद डिप्लॉयड क्रोमोसोम। ये क्या करता है? अगुणित विभाजन करता है, मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया। फिर ये क्या हो गया? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण कर लिया। स्पर्मेटोगोनिया के निर्माण के बाद दूसरा फेज आ जाता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना। इसमें क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो अगुणित विभाजन करता है और 2 क्या बना लेता है? अगुणित सेल बना लेता है। फिर वो विभाजन करके 4 अगुणित सेल बना लेता है। इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, जिसमें क्या बनता है? 4 क्या बनते हैं?
स्पर्म बनते हैं जो क्या होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं। शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं के बाद हम लोग क्या देखेंगे, शुक्राणु की संरचना, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका आकार और आमाप क्या होता है, उनमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, ये देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। यह एक परिपक्व सूक्ष्म चल पतली लगभग 1 से 100 मिलीमीटर की संरचना होती है, जो क्या होती है, लंबी संरचना होती है। लगभग सभी जंतुओं की जो शुक्राणुओं का आकार होता है वो क्या होता है, रचना के आधार पर वो क्या होता है, लगभग सेम होता है, ठीक है। एक मैच्योर्ड शुक्राणु में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं देखते हैं। पहला है हेड। शुक्राणु का जो अग्रभाग होता है जिसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, सिर कहते हैं, ठीक है। इसकी रचना प्रायः तैरने के अनुकूल होती है, अर्थात इसका आकार जो होता है वो शंक्वाकार होता है, जो तैरने में उसको हेल्प करता है। सिर के अगले भाग पर क्या होता है, एक्रोसोम नामक रचना पाई जाती है। एक्रोसोम जो होता है वो सिर के सबसे फ्रंट वाले भाग पर होता है। क्लियर। गाल्जी काय की बनी होती है जो यह शुक्राणुओं को अंडाणु भेदन में सहायता करती है। गाल्जी काय की बनी हुई संरचना जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं, जो क्या करता है, अंडाणु को भेदने में सहायता करता है, हेल्प करता है। सिर का शेष भाग क्या करता है, केंद्रक को घेरे रहता है। सिर का जो शेष भाग होता है वो केंद्रक को घेरे रहता है। केंद्रक के चारों तरफ कोशिकाओं में क्या होती है, कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है जो पतली स्तर में पाया जाता है। उसके केंद्रक के पश्चिम भाग में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है, जो क्या करता है, विभाजन के लिए हेल्प करता है, जो निषेचित अंडाणु के विभाजन को शुरू करता है। क्लियर। अग्रभाग के बाद आता है मिडिल पीस, मध्य भाग। यह सिर के ठीक पीछे का भाग होता है। मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया आपका हेड वाला भाग होता है जिसमें क्या होता है, न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, जिसके अग्रभाग में सबसे टिप पर क्या होता है, एक्रोसोम का बना होता है और क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यह ढका होता है। फिर जो मिड भाग होता है वो क्या होता है, देखो पीछे जो भाग होता है, अग्रभाग का जो सबसे पश्चिम भाग होता है अग्र का ना, उसमें क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो विभाजन के लिए हेल्प करता है, आपको पहले ही पता है। तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है वो फ्लैजिलम के आधारिकाय बेसल्स बॉडी का कार्य करता है, जिसमें जो मिड सेक्शन में भी होगा तो उसमें भी सेंट्रियोल पाया जाएगा, है ना। तो इसमें अक्षित तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण पाया जाता है। देखो ये हो गया मिडिल पीस, इसमें क्या होता है, ये नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया, इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का आवरण पाया जाता है, जो शुक्राणु को प्रचलन में लगने वाली ऊर्जा को फ्लैजिलम को देता है। जो फ्लैजिलम होता है उसको कौन देता है, सब ज़्यादा ऊर्जा मिड पीस देता है, जिसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वो, है ना। मध्य भाग के चारों तरफ भी जीव द्रव्य का एक पतला आवरण पाया जाता है। क्लियर। उसके बाद टेल, यह शुक्राणु का सबसे पिछला व लंबा व पतला भाग होता है, जिसकी सहायता से शुक्राणु क्या करता है, प्रचलन करता है, गति करता है। इसके मध्य में अक्षीय तंतु एक्सियल फिलामेंट होता है, जैसे ये जो है वो क्या है, एक्सियल फिलामेंट है। जिसके चारों तरफ एकदम अग्रभाग में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन शेष भाग में कोशिका द्रव्य ही रहते हैं। इसका जो स्टार्टिंग वाला भाग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, लेकिन जो पूरे भाग होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य ही पाया जाता है। क्लियर। इसके पश्चिम भाग में अक्षीय तंतु के चारों तरफ कोई आच्छादित नहीं पाया जाता। मतलब क्या होता है, जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है, सेट नहीं होता है। उसके बाद है ओजेनेसिस, ये हो गया आपका शुक्राणु का रचना, शुक्राणु जनन हो गया। उसके बाद है अंडाणु जनन, उजेनेसिस जिसको बोलते हैं। अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। क्रिया बहुत ही लंबे समय तक चलता है। उजेनेसिस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, अंडाशय की जो कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है, उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, विभाजन की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, अंडाणु से अंडाणु बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या बोलते हैं, अंडाणु जनन बोलते हैं। यह क्रिया क्या होती है, बहुत लॉन्ग पीरियड में होती है और मादा की भ्रूणीय अवस्था में शुरू होती है। लगभग 40 से 45 वर्ष तक की उम्र में ये चलती रहती है। कभी कभी यह 55 साल तक की उम्र में उम्र तक चलती रहती है। मादा में क्या होता है, केवल 1 महीने में ही अंडाणु जो होता है वो मैच्योर्ड होता है। और क्या होता है, अगर 1 महीने से पहले बाह्य अंडाशय का अंडाणु परिपक्व हुआ है तो दूसरे महीने में क्या होगा, दाएं अंडाशय का अंडाणु जो होगा वो मैच्योर्ड होगा। मतलब क्या होता है, ये अल्टरनेशन में होता है। एक बार दाएं जो अंडाशय होगा उसका अंडाणु परिपक्व होगा, फिर एक बार बाएं का होगा, फिर उसके बाद दाएं का होगा। तो ऐसे क्या होता है, हर मंथ अल्टरनेट चलता रहता है। इससे क्या होता है, अंडाणु निर्माण से ऋतुस्राव चक्र भी संबंधित होता है। अंडाणु जनन में कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती है ये देखते हैं। पॉलीफरसेन अवस्था,
यह अवस्था उस समय होती है जब मादा फीटस अर्थात माँ के गर्भ में लगभग 6 माह, मतलब जो माता होती है उसका क्या होता है, फीटस जो होता है मतलब प्रेग्नेंट जो होती है वो लगभग 6 माह की होती है। इस अवस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिकाएं विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छ बना देती है, जिसे क्या कहते हैं, फॉलिकल पुटिका कहते हैं। इस पुटिका की एक कोशिका इस अवस्था में थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ऊगोनियम बोलते हैं। क्लियर। यह अवस्था क्या होता है, ये जब मतलब लेडीज़ लोग जब 6 मंथ प्रेग्नेंट होते हैं ना, जब उनका 6वां मंथ चलता रहता है, उसमें क्या होता है, अंडाशय की जो जनन कोशिकाएं होती है वो क्या करती हैं, विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में, जो अंडाशय का गुहा होता है ना, वहाँ पे क्या कर लेती है, कोशिका गुच्छ बना लेती है, जिसके क्या बोलते हैं, फोल्डिकल या पुटिका बोलते हैं। इस पुटिका की एक कोशिका इसी अवस्था में थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ऊगोनियम बोलते हैं। फिर है ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। यह अवस्था भी जब मादा गर्भ में रहती है तब पूरी हो जाती है। ठीक है, इस अवस्था में ऊगोनियम आकार में थोड़ा भोज्य पदार्थ को एकत्रित कर लेने के कारण क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब इसे प्राथमिक ऊसाइड परिपक्वन प्रावस्था या फिर इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक ऊसाइड बोलते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है परिपक्वन पहला था आपका क्या था, पहला पॉलीफरसेन प्रावस्था, फिर दूसरा है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में भोजन संचय कर लेने के कारण क्या हो जाता है, ऊगोनियम बड़ा हो जाता है। फिर तीसरा है मैच्योरेशन फेज, मतलब परिपक्वन की अवस्था। यह प्रावस्था मादा में 11 से 13 वर्ष की उम्र से लगभग 45 से 55 वर्ष तक की उम्र तक चलता रहता है। इस अवस्था में क्या होता है, जो प्राथमिक ऊसाइट में 2 विभाजन होते हैं और यह परिपक्व अंडाणु में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक ऊसाइड बोलते हैं। देखो ये क्या हो गया, प्राइमरी जर्म सेल है जो डिप्राइड क्रोमोसोम वाला है। ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, तो इसमें 2x में डिवाइड हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर से ये ऊगोनिया बनाता है। ठीक है, उसके बाद ऊगोनिया बनने के बाद क्या करता है, ये फिर से जुड़ कर क्या बना लेता है, प्राइमरी ऊसाइड बना लेता है, जिनमें द्वितीयक ऊसाइड असमान रूप से विभाजित होकर एक बड़ी कोशिका अंडाणु तथा एक छोटी कोशिका क्या होती है, द्वितीयक ध्रुवकाय बनाती है। तो अब ये क्या हो गया, ये फिर से डिवाइड होता है, असमान विभाजन होता है ना। पहले क्या होता है, समान विभाजन होता है, तो उसमें जो 4 कोशिकाएं रहती है उसमें से 2 कोशिकाएं मिलकर एक क्या बनाती है, प्राइमरी ऊसाइड बनाती है। फिर जब द्वितीयक विभाजन होता है, द्वितीयक विभाजन में क्या होता है, द्वितीयक जो ऊसाइड होती है वो असमान होती है, मतलब जो कोशिका विभाजन होगा वो क्या कहता है, 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें एक बड़ा भाग में डिवाइड होता है और दूसरा क्या होता है, छोटा भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बड़ा भाग होता है ना वो क्या होता है, अंडाणु, तथा जो छोटा कोशिका होता है उसको ध्रुवीय काय कहते हैं। ठीक है, ध्रुवीय काय, सभी ध्रुवीय काय विलुप्त हो जाते हैं। कभी कभी प्रथम ध्रुवीय काय विभाजित होकर क्या करती है, 2 और ध्रुवीय काय बना लेता है। जैसे ये क्या गया, पोलर बॉडी है, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पोलर बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये तो नष्ट हो जाती है एंड में, लेकिन क्या करती है, कभी कभी ये मतलब होता है ना कि इसमें क्या होता है, इसमें भी विभाजन होता है और 2 छोटी छोटी ध्रुवीय काय बना लेती है। मतलब अब क्या कितने हो गए ध्रुवीय काय, 3 ध्रुवीय काय हो गए, है ना। इसलिए ऐसा होता है कि अंडाणुओं के पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ मिल सके। द्वितीयक परिपक्वन विभाजन निषेचन के थोड़ा पहले ही अंडवाहिनी में हो जाता है। ये जो दूसरा परिपक्वन होता है ना, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, मैच्योर ओवम जो होता है वो क्या होता है, निषेचन के थोड़े पहले ही अंडवाहिनी में होता है। इसको क्या बोलते हैं, अंडजनन की विभिन्न प्रावस्थाएं। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, अंडाणु की संरचना। मनुष्य का जो अंडाणु होता है वो दूसरे स्तनियों के समान ही गोल और अचल होता है, मतलब ये मोटाइल नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, यौग नहीं पाया जाता है, बल्कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य बहुत अधिक मात्रा में भरा होता है। ठीक है, इसमें यौग नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में भरा होता है। फिर क्या होता है, कोशिका द्रव्य के मध्य में अगुणित केंद्रक पाया जाता है। ये देखो आप क्या है, ये गोल संरचना है, ये मोटाइल संरचना नहीं होती है, मतलब अचल संरचना होती है। इसके क्या हो जाता है, यौग नहीं पाया जाता, जो पित्त होता है ना वो नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाई जाती है और इसके केंद्रक में क्या होता है, कोशिका द्रव्य के मध्य में अगुणित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जो पूरा अंडाणु एक स्त्रावी पारदर्शक अकोशिकीय झिल्ली से घिरा रहता है। ये देखो पारदर्शी क्या होगा, पारदर्शी झिल्ली से अकोशिकीय झिल्ली से घिरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। जो अकोशिकीय झिल्ली होता है ना, जो पारदर्शी होता है उसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं। इस झिल्ली के चारों तरफ पुटिका कोशिकाएं अवशेषी रूप से नियमित रूप से स्थित होती है। इस स्तर को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है,
कोरोना रेडिएटा क्या करता है, इसकी स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो अंडोत्सर्ग के लिए, अंडोत्सर्ग के समय भी अंडाणु के चारों तरफ स्थित होती है। अंडोत्सर्ग क्या होता है, जब क्या होता है वो अंडाशय से जब कोशिका निकलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। और ये क्या होता है, धीरे धीरे निषेचन के समय तक विलुप्त हो जाती है। ठीक है, मनुष्य का अंडाणु जो होता है वो अपीतकीय होता है, मतलब यौग नहीं पाया जाता है, इसमें पीतक नहीं होता है। क्लियर। क्या क्या होता है देखते हैं। एक गोल संरचना होती है, जो बीच में होता है वो केंद्रक होता है, जो साइड में होता है उसको ऊसाइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऊप्लाज्म भरा होता है, उस साइड के मध्य, उस साइड के अंदर क्या भरा रहता है, ऊप्लाज्म भरा रहता है। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। साइड में किस, जोना पेलुसिडा किसको बोलते हैं, अकोशिकीय झिल्ली होता है जो पारदर्शी होता है, उसको क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, है ना। उसके बाद क्या होता है, जो जोना पेलुसिडा में क्या पाया जाता है, माइक्रोविलाइस पाए जाते हैं। और क्या होता है, कोरोना रेडिएटा फॉलिकल सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में समानताएं। कौन कौन से समानताएं पाई जाती है, दोनों ही क्रियाओं में जनन उपकला कोशिकाएं विभाजित होती है। जो जनन कोशिकाएं होती है ना प्रेजेंट, उनमें वो विभाजित होती है। दोनों ही क्रियाओं में 3 मुख्य प्रवस्थाएं, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। दोनों में सामान्य प्रकार का वृद्धि विकास होता है, मतलब इसमें क्या होता है, 3 प्रकार का चीज होता है। गुणन फेज होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है और मैच्योर्ड फेज होता है। ठीक है, दोनों की गुणन प्रवस्था में समसूत्री विभाजन होता है। पहले क्या होता है, जब विभाजन का कार्य प्रारंभ होता है तब इनमें क्या होता है, गुणन फेज में समसूत्री विभाजन ही होता है, मतलब समान रूप से जो कोशिका में विभाजन होकर नए समान कोशिकाएं देती है। दोनों ही वृद्धि प्रवस्था में कोशिकाएं आकार में बढ़ती है। जैसे ऊ साइड में क्या होता है, उगोनिया जो ओवम होता है वो क्या होता है, बड़ा प्राप्त होता है। दोनों ही परिपक्वन प्रवस्था का पहला विभाजन अर्धसूत्री तथा दूसरा समसूत्री होता है। लेकिन फिर जब परिपक्वन अवस्था आता है, मतलब पहले का गुणन प्रवस्था में समसूत्री होता है, फिर जब परिपक्वन अवस्था आता है, मतलब वृद्धि फेज खत्म हो जाता है, फिर परिपक्वन अवस्था आता है, उसमें क्या होता है, विभाजन जो होता है वो अर्धसूत्री होता है, फिर समसूत्री होता है। दोनों ही क्रियाओं के अंत में अगुणित युग्मक बनते हैं। पर 2x से क्या हो जाता है, वो x में आ जाता है। क्लियर। शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर, अब दोनों में समानताएं तो हमको पता चल गई। अब देखते हैं अंतर क्या क्या है। शुक्राणु जनन में क्या होता है, एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु तथा अंडाणु जनन में एक ऊसाइट से एक अंडाणु का निर्माण होता है। मतलब जब विभाजन की क्रिया होती है तो शुक्राणु का क्या निर्माण होता है, एक शुक्राणु से क्या होता है, एक शुक्राणु जनन में से क्या होता है, स्पर्मेटोसाइट में से एक स्पर्मेटोसाइट में से 4 शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है। लेकिन उगोनियम से क्या होता है, अंडाणु जनन से ऊसाइट से एक अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन में ध्रुवीय कोशिकाएं नहीं बनती, जबकि अंडाणु जनन में 2 ध्रुवीय कोशिकाएं, मतलब सेंट्रियोल जो होता है वो पाया जाता है। शुक्राणु जनन में सभी विभाजन समान होती है, जबकि अंडाणु जनन की तीसरी अवस्था में असमान विभाजन पाए जाते हैं। आपको पता नहीं कि एक क्या होता है, एक बड़ी कोशिका पाई जाती है जो अंडाणु कहलाती है, और एक क्या होती है, दूसरी कोशिका, द्वितीयक कोशिका होती है, पोलर बॉडी बोलते हैं जिसको। क्या करते हैं, पोलर बॉडी। शुक्राणु जनन में स्पर्मेटिक कायांतरण के बाद एकदम अलग प्रकार का शुक्राणु बनता है, जबकि अंडाणु जनन में ऊसाइट विभाजन के पश्चात मिलता जुलता अंडाणु बनता है। शुक्राणु जनन से बना जो शुक्राणु होता है वो चल तथा अंडाणु जनन से बना जो होता है अंडाणु वो अचल होता है। शुक्राणु का शरीर क्या होता है, सिर, धड़ और पूंछ में बटा होता है, जबकि अंडाणु क्या होता है, वो गोलाकार ही होता है। अब क्या हो गया, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन आपको समझ में आ गई, उनमें समानता और असमानताएं समझ में आ गई। और क्या है, शुक्राणु का आकार और अंडाणु का रचना और आकार समझ में आ गया। अब है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु जो होता है नर युग्मक अणु और मादा युग्मक अणु जो होता है उसके मिलने से क्या बनता है, युग्मज बनता है, जाइगोट बनता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, बनने की इस क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। मनुष्य में क्या होता है, अंत में जो निषेचन पाया जाता है, अर्थात इसके शुक्राणु और अंडाणु जब क्या होते हैं, शुक्राणु जब अंडाणु मादा के शरीर में प्रवेश करते हैं तब क्या होता है, मनुष्य में निषेचन है। मादा में जो अंडवाहिनी होती है और इस क्रिया में नर युग्मक का केंद्रक ही भाग लेता है, जबकि मादा युग्मक का संपूर्ण क्या बोलते हैं भाग निषेचन में भाग लेता है। इस क्रिया में एक प्रकार से माता और पिता के आनुवांशिक गुणों का मिलन होता है, और पिता की जो आनुवांशिक इकाइयां हैं वो क्या होता है, नर युग्मक का केंद्र, और माता की आनुवांशिक इकाइयों को मादा युग्मक का केंद्र कहते हैं। और ये दोनों केंद्रक मिलकर क्या करते हैं, युग्मज का केंद्रक बना देते हैं। माता का जो केंद्र होता है और पिता का जो केंद्र होता है युग्मक का, वो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, युग्मज का केंद्र बना लेते हैं। और ये दोनों केंद्रक ठीक है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या पुनः द्विगुणित हो जाती है। पहले क्या होती थी, एक्स एक्स विभाजन के फलस्वरूप एक्स और एक्स हो जाती, अगुणित हो जाती थी। उसके बाद क्या होता है, द्विगुणित हो जाती है। ठीक है, और युग्मक नामक एक कोशिका भ्रूणीय विकास के द्वारा मनुष्य का शिशु बना देती है।
क्लियर। जब क्या होता है, कॉपुलेशन होता है, अंतिम चरण में नर अपने वीर्य को योनि में डाल देता है, तब क्या होता है, तब गर्भाशय की जो ग्रीवा की सिरिंज होती है वो अवशोषण क्रिया के द्वारा वीर्य को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे वो क्या होता है, गर्भाशय में चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें जो मोटाइल होता है, मतलब स्पर्म का जो पूंछ होता है वो इसको मदद करती है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो 20 करोड़ की संख्या में शुक्राणु होते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांशतः क्या होता है, वेजाइना में जाते ही, वेजाइना के दीवारों के में टच होते ही उसमें क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, इसके कारण वो मर जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्या होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या होता है, जनन मार्ग में ही उनको हानि होने से क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाते हैं, और कुछ चिपकने के कारण भी नष्ट हो जाते हैं। शुक्राणुओं की इस इतनी बड़ी संख्या में से केवल क्या होता है, कुछ शुक्राणु ही गर्भाशय में प्रवेश कर पाते हैं, और क्या होता है, गर्भाशय में पूंछ की सहायता से लगभग 1.5 से 3 मिलीमीटर प्रति मिनट की चाल से चलते हुए अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं। अतः यहाँ तक क्या होता है, शुक्राणुओं की संख्या हजारों या 20 करोड़ से लगभग हजारों या सैकड़ों में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अंडवाहिनी में आकर ये अंडाणु के चारों तरफ अपने सिर के द्वारा क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। क्या देखो, ये जो अंडाणु है गोलाकार होता है, जिसमें हमको पता है, ठीक है, ये क्या होता है, शुक्राणु जो होता है वो आता है और ऐसे अपने सिर के द्वारा क्या होता है, अंडाणु में चिपक जाता है। इस शुक्राणुओं में से एक शुक्राणु के संपर्क स्थान पर अंडाणु की बाहरी दीवार क्या होती है, फूलकर एक शंकु निषेचन शंकु मतलब फर्टिलाइजेशन कोन बना लेती है, किसी एक स्थान पर ना, पर प्रत्येक स्थान पर नहीं। जैसे सिर्फ इस स्थान पर क्या हो गया, फूल कर एक शंकुनुमा संरचना बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं, निषेचन शंकु बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं। निषेचन शंकु संभवतः उसी शुक्राणु के द्वारा, उसी शुक्राणु के साथ बनता है जो सबसे पहले अंडाणु के द्वारा चिपका होता है ना। अंडाणु के सक्रिय भाग में एनिमल पोल में क्या होता है, चिपका होता है। एनिमल पोल किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, अंडाणु का एक तरफ का ऐसा भाग होता है जिसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा अधिक होती है। इस भाग को सक्रिय ध्रुव, लेकिन दूसरे अध्वांश में अपेक्षा कम सांद्र कोशिका द्रव्य होता है। इस भाग को क्या बोलते हैं, निष्क्रिय ध्रुव, जिसमें क्या होता है, कम कोशिका ध्रुव होता है, उसको वेजिटल पोल बोलते हैं, मतलब निष्क्रिय ध्रुव। और अंडाणु में एक तरफ कोशिका द्रव्य की मात्रा जहां अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं, सक्रिय ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, एनिमल पोल। क्लियर। उसके बाद क्या है, इसको जो स्पर्श पहले करता है वो शंकु बनने के बाद अंडाणु द्वारा दूसरा शंकु नहीं बनाता, जिससे अंडाणु केवल क्या है, एक ही शुक्राणु के द्वारा निषेचित, एक ही शुक्राणु क्या होता है, प्रवेश कर लेता है। अंडाणु की दीवार से क्या होता है, चिपकने के बाद शुक्राणु जो एक्रोसोम में परिपक्वणों को स्त्रावित करता है, मतलब उसमें क्या एंजाइम्स, जो सबसे क्या होता है, जो आपका स्पर्म होता है उसका जो सिर वाला भाग होता है उसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम के क्या कहते हैं, एंजाइम स्त्रावित करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से स्पर्म लाइसिन कहते हैं। इसके कारण अंडाणु की जो दीवार होती है वो क्या होती है, घुलनी प्रारंभ हो जाती है और शुक्राणु धीरे धीरे अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जो कि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, अंडाणु में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि इसमें दूसरा शुक्राणु प्रवेश नहीं करता और शुक्राणु का पूंछ भाग अंडाणु में प्रवेश नहीं करता है। मतलब ये जो हेड वाला भाग होता है वो सिर्फ अंडाणु में प्रवेश करता है, जो टेल वाला भाग होता है वो अंडाणु में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि अंडाणु की सतह पर ही विलुप्त हो जाते हैं और इसका सिर जो होता है वो अंडाणु के केंद्रक की ओर की तरफ आगे बढ़ जाता है। अंडाणु के चारों तरफ क्या होता है, पुटिका कोशिकाएं म्यूकोपॉलीसेकेराइड और हाइलुरोनिक अम्ल द्वारा एक दूसरे से चिपकी रहती है। इससे क्या होता है, इसके लिए जो शुक्राणु होता है वो हाइलुरोनिडेज प्रक्रिया एंजाइम्स क्या करता है, स्त्रावित करता है, जो इन्हें अपघटित कर देता है। मतलब जो आवरण होता है, कौन सा आवरण होता है, इसके चारों तरफ पुटिका होता है, किसके, अंडाणु के चारों तरफ पुटिका कोशिकाएं होती है, जिसको क्या कहता है, शुक्राणु द्वारा स्त्रावित हाइलुरोनिडेज जो एंजाइम होता है वो क्या कर देते हैं, अम्लीय नेचर के कारण अपघटित कर देती है। स्तनियों के शुक्राणुओं में होने वाले उन परिवर्तनों को जो निषेचन में मदद करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपिसिएशन कहते हैं, कैपेसिएशन कहते हैं। जो शुक्राणु में चेंजेस होते हैं ना, किसके समय में, निषेचन के समय में जो शुक्राणुओं में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, जो निषेचन में मदद करता है उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिएशन कहते हैं। इस कैपेसिएशन क्रिया के दौरान एक्रोसोम के चारों तरफ की जो झिल्ली होती है, मतलब जो हेड भाग में एक्रोसोम पाया जाता है उसकी जो झिल्ली होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो एक्रोसोम द्वारा लाइसिन का स्त्रावण होता है, जिसकी सहायता से अंडाणु का जो जोना रेडिएटा भाग होता है और जोना पेलुसिडा
कोशिका का भेदन होता है। उसके बाद क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु के सिर की प्लाज्मा झिल्लियां भी घुल जाती है। मतलब क्या होता है, जो उनमें प्लाज्मा झिल्लियां पाई जाती है उसके सुरक्षा आवरण की दृष्टि से वो क्या हो जाती है, घुल जाती है, तथा नर और मादा युग्मकों के केंद्रक पास पास आ जाते हैं और दोनों के कोशिका द्रव्य मिल जाते हैं। ठीक है, जब दोनों की प्लाज्मा झिल्ली क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो दोनों केंद्रक अपने एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और पास पास आ जाते हैं। और पास आने से क्या होता है, धीरे धीरे उनके कोशिका द्रव्य जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक द्विगुणित केंद्रक बना देते हैं। अब अंडाणु को क्या कहते हैं, युग्मज कहते हैं। निषेचन की क्रिया पूर्ण होने में लगभग 2 से 24 घंटे का समय लगता है। अब निषेचित जो अंडाणु होता है, जो अब अंडाणु क्या हो गया, निषेचित हो गया एक स्पर्म के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, अब निषेचित अंडाणु गर्भाशय की गुहा की ओर बढ़ता है और लगभग 7 दिनों में ये क्या होता है, गर्भाशय की गुहा में पहुंच जाते हैं और यहीं पर क्या होती है, गर्भाशय की दीवार में स्थापित हो जाती है निषेचन होने के पश्चात। निषेचन के बाद क्या होता है, भ्रूणीय प्रवस्था प्रारंभ होता है। जो मैथुन के बाद जब अंडाणु और शुक्राणु पास पास आते हैं तब अंडाणु की फर्टिलाइजेशन एवं शुक्राणु में एंटी फर्टिलाइजेशन नामक फर्टिलाइजिंग नामक हार्मोन जो होता है वो सिक्रेट होता है, नामक पदार्थ जो होता है वो सिक्रेट होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग की तरफ आकर्षित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही शुक्राणु अंडाणु की तरफ आकर्षित होते हैं। क्लियर, किसके द्वारा होता है, निषेचन के समय क्या होता है, भ्रूणीय प्रवस्था प्रारंभ होता है, ये तो ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो अंडाणु और शुक्राणु का पास आने का कारण क्या होता है, अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजिंग पदार्थ और शुक्राणु के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिंग पदार्थ क्या होता है, स्त्रावित होते हैं। इसके माध्यम से दोनों आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, देखो ये है अंडाणु का बाहरी भाग हो गया। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, आपको पहले ही पता है। इसमें क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वर्टिलाइन मेम्ब्रेन है, जो ओलिकोट है, रेसिपिटर है, एग न्यूक्लियस है और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है। ये हो गया अंडाणु का भाग। ये क्या होता है, इसमें स्पर्म जो आता है वो क्या करता है, इसका एक्रोसोम ही आकर चिपकता है। एक्रोसोम आके चिपकने के कारण इसका क्या होता है, जो रिलीज ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम के कारण क्या होता है, ये इसका जो झिल्ली होता है वो हट जाता है। उसके बाद क्या होता है, रेसिपिटर शंकुआकार बन जाता है और ये इसके अंदर घुसना प्रारंभ कर देता है। फिर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्लाज्मा के कारण जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, केंद्रक अंदर घुसना प्रारंभ करता है, एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या होता है, यहाँ से एंट्री कर जाता है, कौन, ये स्पर्म न्यूक्लियस। उसके बाद ये जो क्या होता है, इसका जो पूंछ होता है वो अंडाणु को कोशिका के बाहर ही होता है और क्या कर देता है, विलुप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ आ गया। फिर ये इसका जो न्यूक्लियस होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद दोनों अट्रैक्ट होने के बाद क्या करते हैं, एक दूसरे के कोशिका द्रव्य आपस में मिल जाते हैं और क्या होता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है। उसके बाद भ्रूण का प्रतिस्थापन होता है। क्लियर, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये हो गया, निषेचित हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये आता है और अंडाशय में स्थापित हो जाता है, गर्भाशय की दीवार में आकर स्थापित हो जाता है।